बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक 2025 यूनिट नंबर 2 फोर्स एंड मोशन का नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2.7 मोमेंटम ये पढ़ेंगे। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, मोमेंटम का जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसके साथ क्या रिलेशन है, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मोमेंटम की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसकी कंप्लीट डेरिवेशन। इसके अलावा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इम्पल्स क्या चीज़ होती है, ये भी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक साइड पे क्वेश्चन है, डज़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है इसी वीडियो में हम देखेंगे। ये सबसे पहले याद रहे, मोमेंटम एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम शॉर्ट के क्वेश्चन के तौर पे डील करेंगे। तो आइए इस टॉपिक की कंप्लीट डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक मोमेंटम स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो देखिए उसमें मोशन की कितनी मिकदार है, उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन है। हमने पढ़ा है जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने की वजह से उसमें मूवमेंट पैदा होती है, मतलब बॉडी मूव करती है। अब अगर दो बॉडीज मूव कर रही हैं सेम वेलोसिटी के साथ, तो वो बॉडी जिसका मैस ज़्यादा होगा उसको स्टॉप करना उतना ही मुश्किल होता है। तो जितना ज़्यादा मैस हो मोमेंटम उतना ज़्यादा होता है और बॉडी को स्टॉप करना उतना मुश्किल होता है। तो मोमेंटम ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, या तो हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मोमेंटम की डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ मूविंग बॉडी। एक मूव करती हुई बॉडी में कितनी क्वांटिटी है मोशन की, उसको हम कहते हैं मोमेंटम, एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। ये किसी बॉडी के जो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है उसके इक्वल होता है। अब जाहिर बात है जब कोई बॉडी मूव कर रही है उसका कोई ना कोई मैस तो लाजमी है, लेट वो एम मैस है, वेलोसिटी कितनी है वो वी है। इन दो को मल्टीप्लाई करें तो हमें एक मोमेंटम मिलेगा। वो मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो होता है पी। तो पी इज इक्वल टू एम, वी इज द एम फॉर्म ऑफ द मोमेंटम, और ये उसकी डेफिनेशन है। इसको शॉर्ट में आप याद कर लें, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम। और इसके लिए डायरेक्शन की मतलब लाजमी जरूरत है। डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो मोमेंटम की क्लियर समझ नहीं आएगी। तो हमने पढ़ा है ना, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए डायरेक्शन का बताना लाजमी होता है। तो मोमेंटम एक उसी में शामिल है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसमें रिक्वायर्ड होती है। इट्स एस आई यूनिट इज, इसका एस आई यूनिट क्या होगा, देखिए मैस का किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या इन अदर वर्ड हम इसको न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड को न्यूटन सेकंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। ये भी प्रूव है, ये आ सकता है पेपर में, कोई पूछ भी सकता है आपसे। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन सेकंड के इक्वल कैसे आता है वो देख लेते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लें, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लें। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब हम करेंगे क्या, ये प्रूव करने के लिए हम सिंपली जो है सेकंड से मल्टीप्लाई और सेकंड से ही डिवाइड करा देते हैं। तो सेकंड से ही मल्टीप्लाई करा दिया, सेकंड से ही डिवाइड करा देते हैं। अब ये वाला जो एस है जो नीचे है ये ऊपर जाके पर सेकंड बन जाएगा, ऊपर ऑलरेडी पर सेकंड है, पर सेकंड इंटू पर सेकंड, तो ये बन जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया, और ये वाला सेकंड साथ एज इट इज चलता रहा, ये वो वाला सेकंड बन जाएगा ना जो ये। अब क्योंकि ये चीज न्यूटन है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन है, तो साथ में ये वाला एस हम ये साथ लिख देंगे। अब ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन क्यों है, क्योंकि फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम में, फोर्स का यूनिट न्यूटन, मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको न्यूटन लिख देंगे, तो न्यूटन सेकंड ये आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो प्रूव हो गया कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन सेकंड के ही इक्वल है। उसके बाद टॉपिक है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमने अब मोमेंटम की सूरत में डिफाइन करना है। पहले हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही पढ़ते हैं ना, मैंने नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, एफ इज इक्वल टू एम। में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ये फॉर्म आपने 9th क्लास में बार बार पढ़ी हुई है। तो अब जो है हमने मोमेंटम की सेंस में जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करना है। तो देखें, कंसीडर करते हैं इसके लिए एक बॉडी है हमारे पास जिसका मास क्या है, एम है, और वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, ठीक है। और सपोज करते हैं हमारे पास कि उसके ऊपर हम एक एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्ट करती है और कुछ टाइम टी के लिए,
और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसके बाद जो है वो वी एफ बन जाती है। अब इसको थोड़ा सा मैं अगर आप स्केच बना के दिखाऊं, ये हमारे पास कोई बॉडी है मैस एम, इसके ऊपर एक फोर्स एफ एक्ट करती है और बॉडी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव करना स्टार्ट कर देती है और ये कुछ डिस्टेंस एस कवर करके यहाँ पे पहुंच जाती है इस पॉइंट पे। पहले इस पॉइंट का नाम लेट ए है, इस पॉइंट का नाम बी है। अब फोर्स लगेगा, जारी बात है बॉडी मूव करेगी, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। अब जहाँ पे पहुंच गई लेट, यहाँ बॉडी जाके चुकर रुकेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है वी एफ। अब देखें यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम तो लगा होगा, तो लेट वो टाइम कितना है टी है। अब देखिए जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आया, देखिए पहले वेलोसिटी वी आई है, बाद में वी एफ हो गई, तो वेलोसिटी में चेंज तो आ गया ना। अब जब भी वेलोसिटी में चेंज आए और टाइम भी साथ में इन्वॉल्व हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पाया जाएगा बॉडी में। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो अब वो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये हमने भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म को ही जो है ना वो रीअरेंज किया हुआ है। अब हमें ये पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो अब देखें हमने टॉपिक का नाम यही था ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मोमेंटम की फॉर्म में डिफाइन करने लगे हैं। तो अब एफ इज इक्वल टू एम ए हम यहाँ यूज करके ए की वैल्यू वहां से उठा के यहाँ पे लिख देंगे। तो ए की वैल्यू पुट करने से हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब नेक्स्ट स्टेप में एम को अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी बन जाएगा। देखिए एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी बन गया। दिस फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज मोर जनरल फॉर्म देन एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ इज इक्वल टू एम ए से ज्यादा बेहतर फॉर्म है ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ये क्या कहती है, ये कहती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि ये चेंज इन मोमेंटम है ना, फाइनल मोमेंटम एम वी एफ, मोमेंटम का फार्मूला होता है ना पी इज इक्वल टू एम वी, तो ये एम वी एफ माइनस एम वी आई मतलब चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो रेट टाइम के टाइम पे डिवाइड भी हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बन गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, दिस इज नोन एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये हो गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। उसके बाद एक हमारे पास टॉपिक है इम्पल्स। अब ये इम्पल्स का कंसेप्ट क्या है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इम्पल्स बेसिकली तब टर्म यूज होती है जब किसी बॉडी पे जो वेरिएबल फोर्स है वो एक्ट कर रही हो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब किसी बॉडी पे लगने वाली जो फोर्स है वो कांस्टेंट ना हो और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट कर रही हो, तो वहां पे हम एक वर्ड यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं, वो है इम्पल्स। तो इम्पल्स जो है अगर किसी बॉडी पे फोर्स ऐसे एक्ट कर रही हो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हो और वो फोर्स कांस्टेंट भी ना हो, तो उस सूरत में हम फोर्स और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का प्रोडक्ट ले लेते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम एक बॉल को अपने क्रिकेट बैट से हिट करते हैं तो हम एक वेरिएबल फोर्स लगाते हैं फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इस तरह किक लगाते हैं जब फुटबॉल को, भी इसकी एग्जाम्पल है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट में डील करेंगे इसको। व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन द प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो प्रोडक्ट जो है ना फोर्स का और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का, ये जो है इम्पल्स के इक्वल होता है। तो इम्पल्स इसके इक्वल हो जाएगी एफ क्रॉस टी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टी फॉर विच इट एक्ट। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है, एफ किसके इक्वल था अभी हमने ऊपर निकाला है एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी, वो यहाँ वैल्यू यूज कर दी। तो यहाँ पे वो वैल्यू यूज कर ली, आई इम्पल्स को आई लिख लिया, एफ की जगह वैल्यू लगा दी, वो टी मल्टीप्लाई जो था वो साथ एज इट इज था। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें टी से टी कैंसिल करवा दें, तो टी से टी कैंसिल हो गया तो हमारे पास इम्पल्स किसके इक्वल आ गया, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इम्पल्स बेसिकली क्या है, मोमेंटम में चेंज है। इम्पल्स भी एक उसी तरह वेक्टर क्वांटिटी है जैसे मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इम्पल्स बेसिकली है ही मोमेंटम, बस मोमेंटम में चेंज है तो इम्पल्स भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसका यूनिट वाइज सेम होगा जो मोमेंटम का है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। अब इसकी दो एग्जांपल्स अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख दें, किकिंग ऑफ फुटबॉल, हिटिंग अ क्रिकेट बॉल बाय बैट, इन दोनों में जो है इम्पल्स की कंडीशन पूरी होती है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वेरिएबल फोर्स एक्ट करती है। उसके बाद साइड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डज अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पेपर में अक्सर आ जाता है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर तो जो है बॉडी मूव कर रही है ना, जो मूविंग बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव करने का मतलब ये है उस पे ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो नेट फोर्स जीरो है। तो फोर्स जीरो हो
तो अभी आपने देखा है कि इम्पल्स क्या हो जाएगा फिर 0, फोर्स 0 पुट 0 मल्टीप्लाई बाय टी। तो मूविंग ऑब्जेक्ट विल हैव नो इम्पल्स इफ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट अबाउट वेरिएबल वेलोसिटी? अब देखें, अगर तो बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसमें इम्पल्स हो सकता है उस सूरत में अगर वेरिएबल फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट कर रही है, ये उसमें कंडीशन है। तो आप अगर इसका आंसर लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं कि if a variable force is acting on a body for very short interval of time, then a body have impulse. But if variable force is acting continuously on the body, then there will be no impulse. तो इम्पल्स नहीं होता अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो या वेरिएबल वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली मूव कर रही हो। तो इम्पल्स सिर्फ उस सूरत में होगा इफ अ वेरिएबल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये उसका जवाब आप लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।